चलिए तो हम अब आगे समझते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक तक हमने पढ़ लिया था और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अब शासक बनता है आराम शाह। अब आराम शाह जो है, इसका नाम ही से पता चल रहा है आराम करने वाला है, यानी कि आराम में इसको इल्तुतमिश भेज देगा। तो होता भी यही है, जब ये शासक बनता है तो इल्तुतमिश क्या करता है कि उसका तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटी को ये फंसा चुका रहता है, तो भाई उसका बेटी को जो फंसाएगा वही ना शासक बनेगा। तो ये कहाँ से आ गया? तो इल्तुतमिश इसका ठिकाना लगा देता है और ये मात्र 8 महीना तक शासक रहता है। तो क्या होता है, ऐबक का उत्तराधिकारी आयोग होता है, मतलब इसमें कोई योग्यता नहीं है, इसको तुरंत हटा देगा। 1211 में इल्तुतमिश हटाकर इसको शासक बन जाता है। ये मात्र 8 महीना तक शासक करता है और इसकी हत्या इल्तुतमिश द्वारा कर दी जाती है। अब आता है गुलाम वंश का मेन खिलाड़ी इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश जो है गुलाम का गुलाम है, यानी कि गौरी का गुलाम ऐबक, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ऐसे गुलाम को इसको कहते हैं जो सैनिक सेवा के लिए होता है। गुलाम मतलब वो ये झाड़ू पोछा करने वाला नहीं, वो मतलब जो सैन्य सेवा देता है उसको उस समय गुलाम कहते थे। तो इल्तुतमिश ऐबक के 3 गुलामों में से एक था और यालदोज भी थे उसका गुलाम और इल्तुतमिश भी था और कुबाचा भी था। लेकिन इन तीनों में से इल्तुतमिश अच्छा दिखता था, इसलिए ये क्या करता है, ऐबक की जो बेटी है उसको फंसा लेता है। और मतलब योग्यता के अनुसार तो यालदोज को बनना चाहिए था, लेकिन यालदोज उतना खूबसूरत नहीं रहता है, तो इसलिए वो नहीं फंसा पाता है। अब जो बेटी को जिसको फंसाया वही ना शासन करेगा। तो होता भी यही है, इल्तुतमिश शासन करता है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को इसका भनक लग जाता है कि ये मेरी बेटी पर लाइन मार रहा है। तो क्या करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके लिए इसको अपने लाहौर से दूसरे जगह भेज देता है, जाओ कि तुम वहाँ पे जागीरदार रहो, वहाँ का सूबेदार रहो। लेकिन ये भी बहुत तेज, अब जैसे इसको भेजा तो फिर इसकी बेटी सैड सॉन्ग सुनने लगी। तो इल्तुतमिश का घबराओ नहीं, हम आते रहेंगे। तो इल्तुतमिश फिर टाइम टाइम पे चल जाता था मिलने के लिए कि महाराज ये देखिए ये आदेश, ये यूपी से आगे बिहार पड़ता है, वहाँ भी एकदम बहुत अच्छा जगह है, वहाँ पर भी अधिकार कर सकते हैं, तो चलिए आप। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है कि खुद नहीं जा करके अपने सेनापति बख्तियार खिलजी को भेज देता है और वो जाता है तो अइते अइते नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर देता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश जो है गद्दी पर बैठता है, लेकिन यालदोज कहता है कि नहीं हम बैठेंगे। इल्तुतमिश कहता है हम बैठेंगे, तो दोनों फिर कहता है कि हम युद्ध करेंगे। तो इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये गुलाम का गुलाम होता है, 11 में इसको हटा करके खुद बन जाता है और इसका पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश है। इसका बचपन पिता का नाम इलम खां है और तराइन के तृतीय युद्ध होता है 1215 में और यालदोज को पराजित कर देता है सुल्तान की। और इसके बाद जब ये राजा बनता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना ही सुल्तान का उपाधि धारण किया था, ना ही अपने नाम का खुदवा पढ़ाया था, लेकिन ये अपने सुल्तान की उपाधि भी धारण करता है और अपने नाम का खुदवा भी पढ़वाता है। और इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। ऐसे तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक इसको कहते हैं इल्तुतमिश को। इसके आगे हम देखते हैं, शासक बनने से पहले ये बदायूं का सूबेदार था। बदायूं यूपी में जो है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को भनक लग गया था इसलिए इसने उसको वहां पर भेज दिया था। फिर आगे क्या होता है, राजधानी फिर जब ये शासक बनता है तो लाहौर से दिल्ली बना देता है और उसकी बेटी को भी अपने साथ ले आता है। 1229 में खलीफा अल मुनस्सिर बिल्ला से ये खिलत हासिल करता है और इसके समय गुंबद मकबरा निर्माण ज़्यादा होते थे, मतलब कि स्टार्टिंग ही इसके समय से हुआ था। और इसने क्या क्या किया था, न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा जारी किया था। मतलब अगर किसी को न्याय मांगना है तो वो लाल वस्त्र पहन लेता था, तो सब समझते थे कि इसको कोई दिक्कत है, ये कोई अपना अधिकार पाना चाह रहा है। तो लाल वस्त्र पहनने की परंपरा लाता है। और इक्ता व्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें वेतन के बदले जमीन ही दे दिया जाता था। मतलब ये इल्तुतमिश उस समय क्या करता था, इसके जितने भी काम करने वाले थे उसका वेतन जो महीना लगता था, महीने महीने उसको जमीन देते जाता था। तो इक्ता व्यवस्था लाता है
और इसकी जानकारी सियासतनामा पुस्तक से मिलती है। और ये चालीसा दल का स्थापना करता है, 40 तुर्क सरदारों का। और इसके समय क्या होता है कि एक जियाउद्दीन मांगबरनी जो ख्वारिज्म का शासक है वो आ जाता है और उसका पीछा करते आ जाता है चंगेज खान। और वो इतना मतलब कि क्रूर शासक था कि अगर वो किसी गर्भवती महिला को मारता था तो उसके अंदर से बच्चा को निकाल कर उसको भी मार देता था। तो वही इसका पीछा करते आ जाता है और इसका पता चल जाता है इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश क्या करता है कि जैसे ही उसको पता चलता है इसको तुरंत शरण से हटा देता है कि भागो, नहीं शरण देंगे तुमको। इल्तुतमिश शरण नहीं देता है। शुद्ध इस्लामिक पत्ती का वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं? इल्तुतमिश को। 1225 में इल्तुतमिश बिहार शरीफ और बाढ़ पर भी अधिकार कर ही लेता है। मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार का प्रथम सूबेदार बनाया जाता है। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश मर गया और इसने अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी बना दिया था। लेकिन जो 40 तुर्क सरदार होते हैं वो रजिया सुल्तान को शासक नहीं बनाकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बना देते हैं। लेकिन उस समय शाह तुर्कान के हाथ में वास्तविक सत्ता थी। तो फिर रजिया सुल्तान न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद के सामने आ जाती है और फिर जनता के हस्तक्षेप से वो फिर शासिका बनती है। और वो शासक जो रजिया सुल्तान होती है वो जो शासिका वो उतनी योग्य नहीं होती है। अब हम उसके बारे में देखते हैं। रजिया सुल्तान मतलब कि अयोग्य शासिका होती है, वो सब निर्णय अपने हिसाब से लेती है और जो 40 तुर्क सरदार है उनको बिल्कुल भी इज्जत नहीं देती है। दरबार में जब भी आती है तो कोई भी कुछ 40 तुर्क सरदारों इनको सलाह देता है तो वो कहते हैं कि आप हमेशा ये सल्तनत को हथियाने के चक्कर में रहते हैं, आप तो मुट्ठी मुट्ठी बोलिए, ऐसे बेइज्जती कर देती है। तो चालीसा दल को भी इसके लिए मतलब ये पसंद नहीं होती है। और एक यूनिक बात है कि जब भी ये दरबार में आती है तो पुरुषों के कपड़ा पहन के आ जाती है, कोट पैंट, जो चालीसा दल को बिल्कुल पसंद नहीं था। और इसी सिलसिले में अपने हिसाब से एक तत्तार तय करती है, अधिकारी नियुक्त करती है। और एक जो तवर हिंद का अधिकारी होता है वो इनके मतलब बात को मानने से इनकार कर देता है और इसी से वो युद्ध करने चल जाती है। मलिक अल्तुनिया नाम रहता है उसका, तवर हिंद का इक़्तिदार का। तो हम अब देखते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। अब रजिया सुल्तान के बारे में जानते हैं, जो इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी थी। लेकिन इल्तुतमिश ने जब उसको उत्तराधिकारी अपने सल्तनत काल में बनाया, लेकिन 40 तुर्क सरदार नहीं चाहते थे कि ये शासिका बने। लेकिन जब ये न्याय के लिए लाल वस्त्र धारण करके मस्जिद के सामने जाती है तो जनता के हस्तक्षेप से ये शासिका बन जाती है। अब इसको देखते हैं कि ये शासिका बनने के बाद क्या करती है। तो रजिया सुल्तान जो है शासिका बनने के बाद ये मतलब कि पुरुषों के भांति कपड़ा पहन के चल जाती थी दरबार में, जो 40 तुर्क सरदार को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और इससे भी घटिया काम ये क्या करती थी कि जो अशुशाला होता है उसमें वो जाकर एक याकूत नाम का व्यक्ति होता है उसको मतलब बार बार उससे संबंध मतलब कि घनिष्ठ संबंध बना लेती है और उसको ही बार बार बोलती है कि हमको तुम घोड़ा पे मतलब चढ़ाने में हेल्प करो। तो क्योंकि पहले के शाही घोड़ा जो होते थे वो बहुत 8-8, 9-9 फीट के होते थे, तो उतना ऊंचा चढ़ पाना बहुत ही कठिन होता था। तो वो बार बार याकूत को कहती थी कि हमको चढ़ाने में मदद करो। और ये 40 तुर्क सरदार जब देखते थे तो उनको ये अच्छा नहीं लगता था और उनको लगा कि ये उससे फंस चुकी है। और ये फिर ये रजिया सुल्तान क्या करती है, दरबार में जब भी आती थी तो 40 तुर्क सरदार जो रहते हैं सलाह के लिए तो वो किसी से सलाह नहीं लेती है। और कोई सलाह भी देता है तो ये साफ उनको इनकार कर देती है कि आप सिर्फ सल्तनत हड़पने के फिराक में रहते हैं, जिससे 40 तुर्क सरदार बहुत ही नफरत करने लगे थे। और कभी कभी मतलब इसको कर देना चाहिए कि अच्छा आपने भी ऐसा सलाह दिया, आपका मतलब कि अच्छा है, आपने भी ऐसा सलाह दिया, मतलब बहुत अच्छा था। मतलब तारीफ करते ही नहीं थी बल्कि अपने हाँ में हाँ अपने ही सब करती थी और अपने हिसाब से इक्ताओं में परिवर्तन करती है और अपने हिसाब से इक़्तिदार अधिकारियों को नियुक्त करती है। इसी सिलसिले में एतगीन के जो इक़्तिदार होता है, एतगीन के इक़्तिदार एतगीन का जो इक़्तिदार होता है, एतगीन को बदायूं का इक़्तिदार नियुक्त करती है और इसको अमीर ए हाजिब का पद देती है। इसी प्रकार सरहिंद के इक़्तिदार को मलिक अल्तुनिया को बनाती है। और एक होता है तवर हिंद का इक़्तिदार, वो क्या करता है कि इसका जो कहना है वो मानने से इनकार कर देता है
अब इनकार कर दिया, मेरा कहना है इनकार कर दिया, तुरंत ही पूरा सेना उठाती है, चल देती है उसे युद्ध कर। अरे भाई युद्ध करने जा रहे हैं तो पहले उसका प्लान बनाएंगे, कितना सेना ले जाएंगे, कितना खाना ले जाएंगे, ये सब नहीं, सीधा चल दी लड़ने। और फिर वही हुआ, लड़ते लड़ते जब देखे कि हारने लगी तो कह दे कि तुम हमसे विवाह करोगे, ले। अब फिर विवाह करने का प्रस्ताव रख देती है। और फिर जब वहाँ पर वो सब विवाह करते हैं और रेस्ट लेते हैं तो हरियाणा के कैथल में फिर डाकू सब आते हैं और इसको मार देते हैं, बस सासिका खत्म। तो इसलिए मतलब कि ओवर जो घमंड होता है महिलाओं में, उसको वो नहीं रखना चाहिए। क्या है 40 तो सरदार को कहते हैं, वो चल जाते हैं अपना, तो ये खुदे चल जाती है, तो ले खुदे चाहेगी। तो क्या करती है, भारत की ये प्रथम महिला शासिका है और पुरुषों की भांति वस्त्र पहन के आ जाती है। 40 तो सरदार को पसंद नहीं होता है और ये याकूत नाम के व्यक्ति होता है जो साला का प्रधान होता है, उसको ये अमीर ए आखुर के पद पर नियुक्त करती है। फिर अमीर एक आखुर के पद पर नियुक्त करती है और रजिया का घनिष्ठ संबंध होता है और ये अपने हिसाब से एकताओं में परिवर्तन करती है, अधिकारियों को नियुक्त करती है। और एतगीन को बदायूं का इक़्तिदार और इसे अमीर ए हाजिब के पद पर नियुक्त करती है, क्योंकि ये हिसाब किताब देता था हाजिब। फिर अल्तुनिया को सरहिंद का इक़्तिदार, और यही है मेन, इसी के चलते इसका पूरा शासक जो था वो तहस नहस हो गया। तवर हिंद के इक़्तिदार मलिक अल्तुनिया अधीनता मानने से इनकार कर देता है। फिर रजिया सेना उना लेती है, खुद युद्ध में चल जाती है और युद्ध में खुद को हारता देख ये फिर विवाह का प्रस्ताव रख देती है। और फिर विवाह तो हो जाता है, लेकिन फिर आगे होता है मलिक अल्तुनिया से विवाह हो जाता है। रास्ते में लौटते समय डाकुओं के हमले से हरियाणा के कैथल में मलिक अल्तुनिया और रजिया मारी जाती है। और फिर इधर 40 तुर्क सरदार जो होते हैं वो याकूत को भी मार देते हैं कि तू जो फसल हो तो तू जा। फिर असफल शासिका साबित हो जाती है भाई, खुद किसी से 40 तुर्क सरदार जो थे इल्तुतमिश ने क्यों बनाया था कि वो सबको सलाह देंगे, तो ये महारानी जी जो है सलाह लेती नहीं थी, तो जाइए। तो इसका महिला होना था। और एल्फिंस्टन ने कहा है कि अगर रजिया महिला न होती तो इसका नाम भारत के महान शासक को मिल गया जाता। एल्फिंस्टन एक इतिहासकार हैं, कहते हैं कि रजिया महिला नहीं होती तो इसका नाम इतिहास के महान शासक को मिल गया जाता। और एक और इतिहासकार है मिन्हाजुस सिराज, जो किसके दरबार में रखते थे, गौरीय के दरबार से आ रहे हैं, और तबकाते नासरी पुस्तक लिखे हैं। तो वो भी कहते हैं भाग ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण जो थे उसके लिए लाभप्रद थे और रजिया में प्रशंसनीय गुण थे जो शासक में होने चाहिए। तो रजिया सुल्तान में बस इतना ही होता है। और इसके बाद आएगा बहराम शाह, रुकनुद्दीन शाह और एक नसीरुद्दीन शाह, और ये तीनों को 40 तुर्क सरदार खट करके हटा देंगे। और उसके बाद आएगा बलबन क्या करता है, ये 40 तुर्क सरदार को पहले हटाता है और उसके बाद लॉ की नीति अपना करके इसके जितने विरोधी होते सबको खत्म कर देता है और फिर शासन करता है। और इसके बाद जितने भी शासक आते हैं कैकोबाद की उम्र कोई मतलब टिक नहीं पाते हैं। और उसके बाद आ जाता है खिलजी वंश, फिरोज शाह खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। पहले ये सेना में भर्ती होता है और उसके बाद अपने राजा को मार के फिर खुद राजा बन जाता है, खिलजी वंश का स्थापना करता है। तो हम आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह जो होता है उसके समय मतलब कि मंगोल आक्रमण हो जाता है तैर के नेतृत्व में, और मंगोल आक्रमण से फिर उसका हत्या कर देता है। और उसके बाद फिर आता है बहराम शाह भी उतना कोई अच्छा योग्य शासक नहीं होता है। और उसके भी मतलब कि वो क्या करता है कि उस समय जो होता है 40 तुर्क सरदार जो होते हैं उनकी शक्तियाँ बहुत ही बढ़ जाती है, और शक्तियाँ बढ़ने से उसी में एक होता है बलबन, और बलबन के षड्यंत्र से
उसकी भी हत्या हो जाती है। और नसीरुद्दीन जो टोपी सिलकर जीवन यापन करता है उसका भी ठिकाना लग जाता है। तो हम आगे देखते हैं। इसके बाद जो है बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन शाह शासक बनते हैं। और ये सब जो शासक होते हैं मतलब कि उतने योग्य नहीं होते हैं। तो योग्य न होने के कारण इनको चालीसा दल ही इनका ठिकाना लगाते जाता है। तो सबसे पहले बहराम शाह जो है रजिया सुल्तान के बाद शासक बनता है और इसके सल्तनत काल में मंगोलों का आक्रमण हो जाता है। और मंगोल के आक्रमण जो होता है तैर नामक एक व्यक्ति है उसके नेतृत्व में होता है। और होता यह है कि मुल्तान के क्षेत्र जो है वो मंगोल जो है आक्रमण करने के बाद मतलब अपने कब्जे में ले लेते हैं। और कब्जे में लेते ही चालीसा दल जो है बहराम शाह को बंदी बना लेता है और ये जो मुल्तान होता है उसको मंगोल को दे देता है। तो यहाँ से चालीसा दल ने एकदम ईजिली बहराम शाह को हटा दिया। उसके बाद शासक बनता है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह क्या करता है कि मतलब कि गद्दी पर तो बैठा, ये सिक्का पर बगदाद की अंतिम खलीफा का नाम सबसे पहले अंकित करवाता है। और इसके समय समस्त शक्ति पूरा शक्ति तुर्कान ए चिहलगानी यानी चालीसा दल के पास होता है। और इसके समय जो अमीर हाजिब के पद पर होता है वो गयासुद्दीन बलबन जो है अमीर हाजिब के पद पर होता है। किसके समय? अलाउद्दीन मसूद शाह के समय। और ये वही व्यक्ति है जो चालीसा दल का ही एक मेंबर होता है। और ये अलाउद्दीन मसूद शाह ने गयासुद्दीन बलबन को अमीर हाजिब का पद दिया। बदले में गयासुद्दीन बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा इसको हटा करके इसको किसको बना दिया? नसीरुद्दीन शाह को। ये बलबन चाहता तो खुद भी शासक बन जाता, लेकिन डायरेक्ट शासक बनता तो चालीसा दल को शक हो जाता कि ये लगता है कुछ गलत करने वाला है। इसलिए ये पहले शासक न बन करके पहले अपने आगे छोट मोट शासक को लाकर चालीसा दल को मान्यता दे करके उसको शासक बनाते गया। और अलाउद्दीन मसूद शाह को भी षड्यंत्र द्वारा बलबन ने ठिकाना लगा दिया। इसके बाद आता है नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह जो होता है ये थोड़ा ज़्यादा देर तक शासन करता है। नसीरुद्दीन शाह जो होता है 46 से लेकर 66 यानी 20 साल के लगभग शासन किया। ये मितव्ययी होता है। मितव्ययी का मतलब कम खर्चीला होता है। ये उतना राज में खर्च नहीं करता था। ये थोड़ा मतलब और जितना हिसाब है उतना ही हिसाब से खर्च करता था। और टोपी सिलकर जीवन यापन करता था, मतलब खुद जो है टोपी सिलता था और उसको बेचता था। अब भाई ये तो शासक है, अब इसका टोपी तो बहुत महंगा बिकेगा। तो ये सब तो सिर्फ कहने की बात है कि सिल के हम बेच रहे हैं, मितव्ययी हैं, लेकिन इसका सारा खर्च तो राज ही उठा रहा है। अभी अपना जो कमा रहा है वो पैसा नहीं खर्च कर रहा है, राज इसका सब भरण पोषण कर रहा है। तो ये कम खर्चीला तो ये अपने पैसे से ना है, राज तो इसको जितना है उतना तो दे ही रहा है। और फिर ये क्या करता है, एक गुलाम को चालीसा दल में स्थान दे देता है। एक गुलाम को चालीसा दल में स्थान देता है और वो गुलाम कौन होता है? बलबन। क्योंकि बलबन जो है अपनी पुत्री का विवाह इससे करा देता है, नसीरुद्दीन शाह से। और नसीरुद्दीन शाह विवाह के बदले इसको चालीसा दल में स्थान दे देता है। और नसीरुद्दीन शाह को फिर ये हटा देता है और फिर खुद शासक बन जाता है फाइनली बलबन। और बलबन शासक बनने के बाद क्या क्या करता है वो देखते हैं। तो ये तो भाई शासक बना है और ये पूरा आगे अपने पीछे जितने शासक है उसको देखते आया कि कैसे चालीसा दल बहराम शाह को हटाया, यही सब अलाउद्दीन मसूद शाह को हटाया, यही सब नसीरुद्दीन शाह को हटाया, यही सब। तो इसको भी हटा सकता था। तो इसने क्या किया कि पहले ही ये आया और चालीसा दल को समाप्त कर दिया। चालीसा दल को समाप्त कर दिया ताकि इसको कोई हटा ना सके। और चालीसा दल को समाप्त करने के बाद ये अब देखते हैं क्या क्या काम किया है। तो इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। ये इलबरी का रहने वाला था। इलबरी तुर्क था, ईरान का रहने वाला था। इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन है।
नसीरुद्दीन शाह के समय प्रधानमंत्री के पद पर था। नसीरुद्दीन शाह के समय ये प्रधानमंत्री के पद पर था। और ये अमीर शिकार, अमीर हाजिब के भी पद पर रह चुका है। तो अमीर शिकार के पद पर कब था? रजिया सुल्तान के समय। अमीर हाजिब के पद पर कब था? मसूद शाह के समय, अलाउद्दीन मसूद शाह। और 1266 में ये गद्दी पर बैठता है नसीरुद्दीन शाह के मृत्यु के बाद। और भी देखते हैं क्या क्या लाता है। तो ये गैर इस्लामिक परंपरा को लाता है। तो सिजदा, पैबोस, नौरोज त्यौहार को लाता है। सिजदा मतलब घुटने टेक कर अल्लाह को नमस्कार करना, ये सिजदा। और पैबोस मतलब पाँव को चूमना, ये परंपरा लाता है। और ये कहता है कि पृथ्वी पर जो है अल्लाह का प्रतिनिधि होता है कौन? राजा। और सुल्तान जो होता है, सुल्तान नियाबत खुदाई जिल्ले इलाही होता है। ये कहता है राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा को ये कहता है कि ये ईश्वर का प्रतिनिधि है। और रक्त और लौ की नीति अपनाता है और चालीसा दल को समाप्त कर देता है। और चालीसा दल को समाप्त करने के बाद ये क्या कहता है? नायब के पद को भी खत्म कर देता है। वजीर के अधिकार यानी प्रधानमंत्री जो अधिकार है उसको भी सीमित कर देता है। और फिर ये गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद बनवाता है। फारसी पद्धति दरबार में गठन करता है फारसी पद्धति के हिसाब से। और जिले इलाही का उपाधि धारण करता है। और ये बलबन के ही समय में जो शाही मेहराब होते हैं इसके मकबरा में लगाए जाते हैं। और बलबन के बाद अब हम देखते हैं कैकुबाद और क्यूमर्स। कैकुबाद क्यूमर्स मतलब वो भी इन्हीं सब की तरह थे। और कैकुबाद क्यूमर्स के खुद के सेनापति जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ही मार देता है। और उसके बाद खिलजी वंश आता है। तो जल्दी से उसको ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग खिलजी वंश पढ़ेंगे। कैकुबाद क्यूमर्स मतलब कि ये ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए है कि इसके बाद ये आया। तो हम लोग गुलाम वंश में देख लिए, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को देखें, फिर आराम शाह को देखें, फिर इल्तुतमिश को देखें, फिर रजिया सुल्तान को देखें, फिर बहराम शाह को देखे, फिर नसीरुद्दीन शाह को देखे, अलाउद्दीन मसूद शाह को देखे, फिर बलबन को देखे, कैकुबाद क्यूमर्स यानी लगभग 10-8 शासक को हम लोग देख लिए हैं। और इसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश में ज़्यादा शासक नहीं है। एक है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, और एक है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, और बस एक और है, यानी उसमें 4 शासक हैं। इसमें तो कौन कौन हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया, ये बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन शाह, बलबन के बाद क्यूमर्स, यानी 10 शासक हो गए। तो जल्दी से हम आगे के जो शासक हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं बलबन के बारे में कि नाइब ई खुदाई का पद उपाधि धारण करता है। शाही मेहराब जो होता है इसके मकबरा में लगे होते हैं। और सीमा विस्तार की नीति को बलबन नहीं अपनाता है। और इसके शासनकाल में एक बंगाल का गवर्नर था तुगरिल खां, वो यहाँ पे विद्रोह कर देता है। तो उससे बलबन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन करता है। और सबसे बड़ा ये मतलब कि वो प्रथा ला देता है, सेना को वंशानुगत कर देता है और दीवाने अर्ज सैन्य विभाग बनाता है। इसके दरबार में अमीर खुसरो, अमीर हसन कभी रहते थे। और फिर फिरोज शाह, जलालुद्दीन फिरोज शाह 1286 में इसकी हत्या कर देता है। और इसके बाद 2 छोटे छोटे शासक आते हैं, कैकुबाद और क्यूमर्स। कैकुबाद अगला शासक बनता है, ये मुइयुद्दीन की उपाधि धारण करता है। और इसका सेनापति वही फिरोज शाह खिलजी हत्या करके। फिर आ जाता है क्यूमर्स। क्यूमर्स कैकुबाद का पुत्र शमसुद्दीन कैमर्स की उपाधि धारण करता है और गुलाम वंश का अंतिम शासक। तो यहाँ तक हमने गुलाम वंश में जितने शासक थे, जो ने क्या क्या किए, सब हमने जाना। और इसके बाद हम खिलजी वंश स्टार्ट करेंगे। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, और इसके बाद एक और शासक है। फिर उसके बाद तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाता है। फिर आ जाता है बाबर, हुमायूं, अकबर। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।